हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्राइटर वर्ड्स। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। ये हिंदी ग्रामर से लिया गया है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ओके, तो भाषा शब्द पहले हम पढ़ते हैं। भाषा शब्द कहाँ से आया है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। मतलब भाष शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, बोलना। ओके, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। जो भी आप बोल रहे हो उसकी जो भी आपने एक वाक्य लिखा है, जिसका एक पर्टिकुलर सार्थक मतलब पर्टिकुलर एक मीनिंग निकल रहा हो, एक मीनिंगफुल जो लाइन आपने लिखी है, उसे आप क्या कहते हैं, वाक्य। जैसे कि यही लाइन मान लीजिए कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ये भी क्या है, एक लाइन है जिसका एक मीनिंग निकल रहा है, जिससे आपको समझ रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई आपकी क्या, ध्वनि और वर्ण है। ओके, जैसे कि वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य आएंगे, उपवाक्य के बाद क्या आते हैं आपके पदबंध, पदबंध के पद, पद मतलब लेटर, जो अब छोटे छोटे शब्द होते हैं जिन वो होते हैं पद। अक्षर, जैसे अक्षर 6 आपका ये अक्षर हुए। उसके बाद ध्वनि और वर्ण, लेटर, मतलब जो इनसे छोटे कुछ नहीं होते। सबसे छोटा इकाई कौन सी है आपकी इसमें, वर्ण। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ राम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। राम है, यहाँ पे दो आपके अक्षर हैं, जैसे कि राम और मैं, 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है राम। लेकिन अगर इसके हम वर्ण निकालें या ध्वनि निकालें तो राम के कितने होंगे, 4। कैसे, रे के साथ आपका बड़ा आ का मात्रा लगी हुई है। उसके बाद आप मैं लेंगे, मैं छोटा, आधा मैं, और उसके साथ छोटा ए। ओके, तो कितने शब्द हो गए, 4। ओके, तो इनके जो 4 शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वर्ण, और 2 क्या हैं इसमें, अक्षर। समझ आया डिफरेंस? उसके बाद है वर्णमाला। हम किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है आपकी, पहले पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या कहलाती है आपकी, वर्ण कहलाती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो भी इसका व्यवस्थित समूह, जैसे आपने का के बाद खा लिखा, खा के बाद गा लिखा, तो ये क्या है, आपका व्यवस्थित समूह है। का के बाद खा, गा, ये व्यवस्थित सीरियल एक, तो इसे आप कहेंगे वर्णमाला। ओके, जो एक पर्टिकुलर मैनर में लिखा जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, हिंदी, मानक हिंदी वर्णमाला। इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने आप वर्णों को डिवाइड कैसे किया गया है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। 45 में 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। ये है उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर। उसके बाद है लेखन के आधार पर 52 हैं, जिसमें से 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन है, और 4 आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। ओके, तो ये हैं आपके टोटल 52। इसमें स्वर आपके 11 होते हैं, 10 होते हैं। 10 में आप 3 ऐड करेंगे, ऋषि, अंग और आहा, तो टोटल 13 हो जाते हैं। ये लिखने के आधार पर होते हैं, और ये अगर इन तीनों को हटा दें तो वो उच्चारण के आधार पर होते हैं। पहले डिवाइड कर लेते हैं वर्णमाला को, किसमें, 2 में डिवाइड है, स्वर और व्यंजन। स्वर को आपने अगेन 2 में डिवाइड किया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को कौन कौन से होते हैं, हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ओके, अगेन आपने व्यंजन को डिवाइड किया है। व्यंजन को कितने में डिवाइड किया गया है, 5 में। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, ये का, खा, गा, घा, आड़ा जितने भी हैं, ये सब स्पर्श व्यंजन है। वो व्यंजन जिनको बोलते समय हम जब बोल रहे हैं तो हमारी जीभ पूरे मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, यारा, लावा। उसके बाद ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, शा, 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 हा। उसके बाद आगत व्यंजन, आगत व्यंजन वो जो हिंदी के वर्ड नहीं है, वो बाहर की लैंग्वेज से आए हैं। वो जैसे कि जा के नीचे आप अगर विंदी लगा दो, खा के नीचे विंदी लगा दो, ये सब आपके कौन से वर्ड हैं, आगत। ओके, संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो टोटल आपके कितने हुए, 52। 11 आपके स्वर हुए, 41 आपके व्यंजन हुए, टोटल हो गए 52।
ओके, फिर हम पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण के लिए आप कितने होते हैं, 10। मतलब सबसे जो छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी की हेल्प से। ओके, वो क्या है आपके आ ई ऊ ऋषि से कंप्लीट 13। ये ओके, ये पूरे उच्चारण के आधार पर 13 है। इसमें से अगर आप ऋषि को, अंक और हाँ को निकाल दो तो ये बाकी क्या हो जाएंगे, उच्चारण के आधार पर। ओके, इसमें से यही है कि स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर क्या, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है प्लुत हर्ष स्वर से, वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से और हर्ष स्वर से दोनों से ज़्यादा समय लगता है, वो आपके प्लुत स्वर कहलाएंगे। ओके, फिर है आपके स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया। 6 टाइप से स्वरों का वर्गीकरण किया गया। पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। इसमें इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा आती है, एक मात्रा का समय लगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हर्ष स्वर, जिसमें आते हैं छोटा, बड़ी, छोटी और छोटा ऊ, जितने छोटे वाले वर्ड होते हैं। उसके बाद है दीर्घ, जिनके उच्चारण में हर स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, जो 2 मात्रिक होते हैं, जिनमें इन्हें हम 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं, जैसे बड़ा हुआ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, इस टाइप के स्वर क्या कहलाएंगे आपके, दीर्घ स्वर। फिर है आपका प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, प्लुत स्वर। ये क्या कहलाएंगे आपके, प्लुत स्वर। और ये प्लुत स्वर जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं आपके, ज़्यादातर नाटक या संवादों में, जहाँ पे किसी वर्ड को बहुत खींच के बोला जाता है। ओके, उसके बाद है आपका जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 में डिवाइड किया गया, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है वो क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर, जैसे छोटी, बड़ी, ए और ऐनक वाला। ओके, तो ये 4 हैं। उसके बाद मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसमें छोटा आपका आएगा। उसके बाद है पश्च स्वर, तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पीछे वाला भाग काम करता है, वो आपके क्या कहलाएंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सब क्या है आपके पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर कितने में डिवाइड किया गया, 3 में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट है आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इसमें इसको 4 में डिवाइड किया गया, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा, आप बोल के देखना तो इसमें क्या आपका पूरा मुंह खुलेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, विव्रत, ओपन होगा। जिसमें जिन अर्धविव्रत क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, वो क्या कहलाएंगे आपके अर्धविव्रत, जैसे कि ए, ओ। ओके, इसमें क्या आधा खुल रहा है। उसके बाद है अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, जैसे ए, ओ। उसके बाद संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। ये सब आप बोलोगे तो आप एक बार बोल के देखना, उसके बाद आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस है इनमें। ओके, जब आप बोलोगे तो जैसे संवृत में क्या हुआ, आधा मुंह बंद हो रहा है, आधा मुख द्वार बंद हो रहा है। अर्धव्रत में क्या हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट 4th है आपका होठों की स्थिति के आधार पर, उसमें 2 में डिवाइड किया गया है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, मतलब ये गोलाकार नहीं होंगे जब आप बोलेंगे, तो कौन से स्वर हैं वो आपके 6 स्वर हैं, छोटा, बड़ा, ई, ए और ऐ। उसके बाद व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, ओ, आओ, ये क्या कहलाएंगे आपके व्रतमुखी। इसमें जब आप बोलोगे तो आपके होठ क्या गोलाकार की शेप में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th। ये 5th क्या है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर 2 टाइप के होंगे, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक क्या कहलाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, वो क्या होंगे निर्नुनासिक। और अनुनासिक, जिसमें हवा मुख और मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, जो जितने भी चंद्रबिंदु वाले हुए, वो क्या होंगे निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक होंगे जैसे जिनमें सिर्फ मुंह से हवा निकल रही है, जैसे आ, ई आदि। ओके,
फिर है घोषत्व के आधार पर, ये आपका लास्ट है जो स्वरों को डिवाइड किया गया। घोष के आधार पर मतलब जो स्वर तंत्रियों में श्वास का जब कंपन होता है, ओके, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होते हैं, ओके। जितने भी स्वर होंगे वो किस में आएंगे, आपके घोषत्व या घोष में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, ओके। क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, सघोष की, जिन्हें बोलते हुए हम जो हमारे मुंह में कुछ जो उसमें कंपन हो रहा है, ओके। उसके बाद स्वर खत्म हुआ, अब हम क्या व्यंजन पढ़ लेते हैं। व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन, जिन्हें आप स्वर की सहायता से बोलते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे मैंने अभी पीछे राम का एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको किस में तोड़ा, आपने छोटा ए में मतलब हाफ में प्लस उसके साथ ए। तो जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ क्या उच्चारण के लिए आप में जो स्वर है, छोटा स्वर आ, वो मिला होता है, ओके। आ के बिना कोई व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड़ और ड़, इनको जोड़ देने पर ये कितने हो जाते हैं, 35, ओके, 35। उसके बाद है ये सारे आपके क्या हैं, 35 आपके पूरे व्यंजन हैं, ओके, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन और जो आपने पीछे व्यंजनों के भेद पढ़े थे सब आएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये हुए, उसके बाद स्पर्श उष्मे व्यंजन, फिर द्विगुण जो आपके संयुक्त व्यंजन है सारे मिला के। उसके बाद आपके व्यंजनों को डिवाइड किया गया जो मैंने अभी पीछे बताया वर्ग में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हैं आपके 5 वर्ग। अगर आपको बोलते हैं का वर्ग, अगर सिर्फ आपने को बोला किसी ने का वर्ग तो उसके अंदर ये 5 के 5 व्यंजन मतलब आ गए हैं। चा वर्ग बोला उसके अंदर ये 5 के 5 व्यंजन आ गए चा वाले, ओके। तो इनको क्या वर्गों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे 2 आपके ड़ और आपने पढ़े क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद यारा लावा क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। शाशा शाह क्या है, आपके उष्मे व्यंजन है। और श, त्र, ज्ञ और श क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन। इनको कैसे तोड़ा गया है, श को आपने श लिया, उसको किस में तोड़ा, 2 व्यंजन में टूटेगा, तो किस में टूटा, का में और प्लस शा में। और का आपका क्या होगा, आधा। दूसरा आपका क्या है, त्रा, त्रा आपका किस में टूटेगा, त्रा आप लोगे 2 में टूटेगा, ता आधा प्लस रा कंप्लीट। पहला अक्षर इसमें आधा होता है, दूसरा कंप्लीट होता है, ओके। उसके बाद आपने क्या तोड़ा, ज्ञा, ज्ञा किस में टूटेगा, 2 में। 2 कौन से हुए आपके, ज्ञा, ज्ञा किस में टूटा आपका, जा और वा में। जा बनाया वो आधा होगा और वा ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका क्या है, श्रा, ऋषि, जो आपका श्री वाला श्री वो होता है, ये किस में टूटा आपका, 2 में। शा प्लस रा, शा आपका क्या होगा, आधा, ओके। तो ये इस टाइप से टूटते हैं। फिर है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, सबसे पहले आपके स्पर्श व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये इसको स्पर्श करती है, वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। जो कि बोलते समय आपके जो हवा है वो कहीं ना कहीं से टच हो रही है, ओके। सो उच्चारण स्थान के आधार पर इस स्पर्श व्यंजनों को वर्ग में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने अभी बताया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे का वर्ग हुआ। ये सारे कहाँ, इन इसी के आधार पर इनको बताया गया कि कौन सी जो वर्ग का उच्चारण है वो कहाँ से किया जाता है। जैसे का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, ठीक है, टा वर्ग का मूर्धन्य से, ता वर्ग का दंत से, इस टाइप से। फिर स्पष्ट है कि स्पर्श से पीछे की, स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने से क्रम क्या कहलाएगा, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और फिर लास्ट क्या आएगा, कंठ्य, मतलब जो आपके कंठ से निकल रहे हैं। सबसे बाद में आपका क्या आता है, ओष्ठ। शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहले कंठ और फिर लास्ट क्या होता है, ओष्ठ, ओठ से, ओके। जैसे ये वर्ग में डिवाइड किया गया, कंठ का वर्ग, तालु चा वर्ग, तालव्य मूर्धन्य टा वर्ग में आएगा, दंत्य ता वर्ग में आएगा और ओष्ठ्य पा वर्ग में आएगा, ओके। इस टाइप से इन्हें डिवाइड किया गया। अगला दूसरा क्या, घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब अभी बताया था, घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, ओके। तो इसमें 2 में डिवाइड किया गया है, अघोष और सघोष। अघोष क्या, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो, जिसमें कंपन नहीं हो रहा, वो क्या कहलाएंगे आपके अघोष। इसमें वर्ग का पहला
और दूसरा अक्षर होता है। कैसे? जैसे आपका ये दिखा, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाएगा? अघोष। का, खा, हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर। चा वर्ग लेंगे तो उसका चा और छा, टा वर्ग लेंगे तो टा और ठा, ता वर्ग लेंगे ता था। ये सब क्या है? अघोष व्यंजन है। उसके बाद सघोष व्यंजन क्या? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या कौन कौन से हैं आपके? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो जैसे कि थर्ड गा, घा, अड़ा, ये क्या है आपके? सघोष। ऐसे जा, झा, उआ, ये क्या है? सघोष। डा, डा, णा, ये क्या है आपके? सघोष। जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है आपके वर्ग का। ओके, इसी प्रकार आपके तीन थर्ड टाइप से बांटा गया प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से, जो हवा के निकलने के आधार पर। तो दो टाइप में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो क्या कहलाएंगे आपके? अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो आपके क्या कहलाएंगे? महाप्राण। ओके, जैसे कि आपका महाप्राण में क्या आएगा? दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर वर्ग का। ओके, और आपके अल्प प्राण में क्या आएगा? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आपका क्या कहलाया? अल्प प्राण। जैसे का, गा और अणा, जैसे चा, जा और उआ, जैसे टा, डा और णा, ये सब आपके क्या कहलाए? अल्प प्राण। ये ऊपर लिखा भी हुआ है। और महाप्राण कौन से कहलाए आपके? दूसरा और फोर्थ अक्षर महाप्राण। जैसे खा और घा, झा और जा, टा, ठा और डा, था और धा, ये क्या कहलाए आपके? महाप्राण। ओके, उसके बाद आपको ये कंप्लीट हो गया कि आपको वर्ण को कितने तरीके से डिवाइड किया गया। अब पढ़ लेते हैं कि कौन से अक्षर की ध्वनि कहाँ से निकलती है। जैसे अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ से क्या? का वर्ग निकलता है। का वर्ग की जो ध्वनि है वो कंठ से आती है। और स्वर में हम आ जाएंगे अ, आ, अंग, अहा और हा, ये चार शब्द। और का वर्ग मतलब आ, बड़ा, अंग और हा के साथ का वर्ग, ये सब कहाँ से आते हैं? कंठ से। ओके, उसके बाद है कंठ और तालु। कंठ और तालु से कौन सा आएगा हमारा? छोटा है और बड़ा है। ओके, ये ध्वनि कंठ और तालु दोनों जगह से निकलेगी। उसके बाद तालु की बात करें तो तालु से आएगा छोटी, बड़ी, चावर्ग। चावर्ग की बात करें, और ये या और सा। ओके, ये दोनों कहाँ से आएंगे? ये सब कहाँ से आएंगे? आपके तालु से। ओके, उसके बाद है मूर्धा। मूर्धन्य भी बोलते हैं इसे। जो क्या क्या निकलेगा मूर्धन्य से? ऋषि और शा, पेटशा और टा वर्ग। ओके, ये इनकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? मूर्धन्य से। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं ओष्ठ्य से। ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठ। ये ओष्ठ प्लस कंठ क्या बनाएगा? कंठोष्ठ। ये क्या होगा? ओ, औ और आ, ये तीनों वर्ड कहाँ से निकलेंगे? होठ से और कंठ दोनों से। उसके बाद ओष्ठ्य जो होठ से निकलेंगे, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर की, ये कहाँ से निकलेंगे आपके? इनका उच्चारण होगा होठ से। उसके बाद दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ दोनों से कौन सा निकल रहा है आपका? वा वर्ग। उसके बाद क्या है? दंत्य। दंत से मतलब दांतों की मदद से कि जीभ आपके दांतों पे टकरा रही है, वो किससे निकलेगा आपका? ता वर्ग और सा। उसके बाद क्या है आपका? दंतमूल। दंतमूल को आप वर्चर भी कहते हैं, जिनका उच्चारण किन वर्णों का होता है? रा और ला का। नासिकीय मतलब जो वर्ण नाक से निकलते हैं, जिनमें हवा नाक से निकलती है, वो क्या? वो कौन कौन से वर्ण है आपके? अंग, अड़े, व, ड़, न और मैं। ओके, इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा पोज करके। उसके बाद आपका क्या है? नेक्स्ट सेकंड टाइप अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े थे, चार होते हैं, या, रा, ला, व, ये चारों क्या हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित होता है। ये स्वर में भी होते हैं, व्यंजनों में भी स्थित होते हैं, इनके बीच में स्थित होते हैं। तो ये क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। या का उच्चारण कहाँ से? तालु से होता है। रा का उच्चारण दंतमूल से होता है। ला का उच्चारण दंतमूल से होता है। और वा का उच्चारण आपका दंतोष्ठ से होता है, दांत और होठों से। ओके, और आपके जो ये सारे वर्ण हैं चार, या, रा, ला, वा, ये सब क्या हैं? सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी
जो या और वा की, या और वा, ये दोनों कैसे हैं आपके अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं, जो ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, वो क्या आपके होंगे अर्धस्वर। उसके बाद रा क्या है आपका लुंठित है, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श होती है, वो क्या आपका कौन सा है रा, और उसे हम क्या कहेंगे लुंठित। जैसे कभी आ जाए लुंठित व्यंजन कौन सा है तो आप बता पाओगे कौन सा है रा। ऐसे ही ला कौन सा है आपका पार्श्विक, जिनका उच्चारण में हवा जीभ से स्पर्श होती है, वो आपका क्या है ला, जिसे आप क्या कहोगे पार्श्विक। ओके, इन्हें चार को तीन अलग अलग में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका क्या ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आपके क्या है ऊष्मीय व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष स्थान से घर्षण कर कर निकलती है, वो, और उसमें क्या होता है ऊष्मा पैदा या गर्मी पैदा होती है बोलते टाइम। ओके, तो जैसे कि शा हा, ये सब क्या है आपके, इसमें ऊष्मा निकलती है। शा का बड़े शा का उच्चारण कहाँ से होता है आपके तालु से, फिर शा का मूर्धा से, सै का किससे होता है दंतमूल से, और हा ये एक स्वतंत्र है, कंठ के भीतर स्थित, इसका उच्चारण कंठ के भीतर से होता है। जो आपके ऊपर के तीन हैं जैसे कि सा शा शा, ये क्या है अघोष हैं और महाप्राण है, और जो हा है आपका वो क्या है सघोष है और महाप्राण है। ओके, उसके बाद दो आपके हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त में जिनका उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, वो आपके क्या कहेंगे उच्छिप्त व्यंजन। जैसे डा और डा, जिसमें ला क्या है आपका सघोष है और अल्प्राण है, और डा क्या है आपका सघोष है और महाप्राण है। ओके, तो आपको अल्प्राण महाप्राण आई होप समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपके क्या है जो आगत ध्वनियाँ हैं, जो मतलब बाहर से आई हैं, जैसे का के नीचे बिंदी लगी हुई, खा के नीचे, गा के नीचे जा, ये सब कहाँ हैं क्या है आपके आगत व्यंजन। इनके ये क्या है आपका सघोष है, ये भी सघोष है आपका का खा गा, ये अघोष है, और इस गा क्या है आपका सघोष, जा भी आपका सघोष है, और फा क्या है आपका अघोष। ओके, ये पहला अल्प्राण है, फिर महाप्राण, फिर अल्प्राण और महाप्राण, इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपके अयोग वाहक क्या होते हैं, एक तो जो आपके चंद्रबिंद जो बिंदी होती है ऊपर, ओके, अनुस्वार जिसे हम कहते हैं, और दूसरा क्या है विसर्ग, जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। तो ये जो अनुस्वार है और विसर्ग हैं, उनको जो अनुस्वार है उसको हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं, जिसे वर्ण कहते हैं, और जो आपका स्पर्श बिंदु वाला है उसे हम जो विसर्ग है उसे हम स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है भाषा सरकार द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला। इसको किस में डिवाइड किया गया, जो भाषा सरकार में उन्होंने कितने शब्दों को माना है, तो भारत सरकार में केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया, जिसमें आपके क्या है 11 तो आपके स्वर हैं, 11 नहीं 13 आपके स्वर हैं, और बाकी जो ये 33 आपके व्यंजन हैं, जिसमें 4 आपके क्या हैं स्पर्श व्यंजन है, 4 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन, और 3 आगत ध्वनियों को लिया गया। ओके, तो ये हैं आपके टोटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से क्या वर्णमाला को डिवाइड किया गया कैसे कैसे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो अपने बेल आइकन को दबा दीजिए जो इसमें, ताकि क्या होगा आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है जो भी अपलोड होंगी वो सबसे पहले मिलेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।